हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघना एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। एंड आज की ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए रहेगी जो अभी कॉलेज में हैं बट एसबीआई पीओ का एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई को मैनेज कर पाएंगे, साथ साथ एसबीआई की जो प्रिपरेशन है उसको मैनेज कर पाएंगे, सो दैट जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए और कुछ ही टाइम में हम एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन के साथ अपनी करियर की स्टार्ट करें। ठीक है, सो आज की वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम। एंड कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वन बाय वन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, मतलब आप अपने कॉलेज के किस ईयर में हो तो तब आपको स्टार्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। कैसे आप मैनेज करोगे कॉलेज की पढ़ाई और साथ में एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन, ठीक है। और कब आपका क्या आपका राइट स्टडी प्लान होना चाहिए अभी के लिए, अभी आप कॉलेज में हो प्रेजेंट में, तो अभी आपका क्या राइट स्टडी प्लान होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर पाओ, ठीक है। और जस्ट आफ्टर द नोटिफिकेशन आप इस एग्जाम को क्लियर करने पे फोकस कर पाओ, ना कि सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हाउ यू शुड रिवाइज एंड प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट, बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस करनी चाहिए तभी आप और ज्यादा अच्छा वहां पे इंप्रूव कर पाते हो। तो कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन यू स्टे कंसिस्टेंट विदाउट द बर्न आउट, बिकॉज कई बार देखो हमें अभी टाइम लग सकता है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो अभी आपको टाइम लग सकता है, तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन को हमें हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे आगे का प्लान लेके चल रहे हैं कि इतने तक मुझे निकालना है ना, और ये कुछ मंथ्स का तो टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हमें कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखना है और ओवरवेल्म नहीं होना है इन सारी चीजों से, और कैसे कंसिस्टेंट और अपनी इंप्रूवमेंट लेके आते रहनी है, ठीक है, विदाउट एनी बर्नआउट, ठीक है। इन सब पे बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट बिगिनर हो और अभी नहीं पता आपको कि कैसे लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस में कैसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये ई बुक काफी हेल्प करेगी। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस उनकी आंसर कीज मिलेगी फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क एंड आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो यहाँ से आप ये एनालाइज कर पाओगे कि एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट पर। अब क्योंकि हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हमें कब स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एज आ जाता है और आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है। इसी से आप अंदाजा भी लगा पाओगे कि आप ग्रेजुएशन में जैसे बीटेक कर रहे हो या आप बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के कौन से ईयर से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। यहाँ पे एज की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आपकी एज जो है वो 21 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए, नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30 इयर्स गाइज। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये दोनों ही एज होती है इंक्लूड होती है, और जब आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है उसमें ये मेंशन होता है प्रॉपर डेट एंड द मंथ ऑल्सो, तो वो आप अंदाजा लगा सकते हो। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देख लीजिएगा कि आप जब आपका नोटिफिकेशन आने का समय होगा, एग्जाम आने का समय होगा, उस टाइम पे आप 21 तक हो चुके होंगे, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड कैटेगरीज होती हैं आपकी ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गई, उनके लिए आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है इफ यू आर समवन हु बिलोंग्स टू दीज कैटेगरीज। तो आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 3 इयर्स का बेनिफिट है। देन एससी एसटी आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में भी आपके अलग अलग जो आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अलग अलग रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का। तो ये 5 इयर्स का मतलब है जो आपकी अपर लिमिट है दैट इज 30 एंड 30 प्लस 35। तो इसका मतलब कोई अगर एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो वो 35 की एज तक यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, ओके। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया कि अगर आप स्टार्ट भी करोगे तो ये समझ लीजिएगा कि आप जब तक पेपर आने वाला हो 21 के हो जाओ।
ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप बहुत छोटे होंगे अभी, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में गाइस आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। थर्ड ईयर में अगर आप 2021 के आसपास हो, देखो 2021 और 21 आप नेक्स्ट ईयर हो जाओगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। क्योंकि इस तैयारी में जब हम बैंकिंग एग्जाम्स या फिर SBI PO के, जो आपका बैंकिंग एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में सबसे ऊपर रहता है, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑलमोस्ट एक साल का टाइम लगता है। एक साल मतलब जिसमें आपके एग्जाम्स भी आ जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन भी रहती है। तो जैसे अगर मान लो अभी का जो 2026 का एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो अराउंड जून जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई पर्सन जनवरी से स्टार्ट कर रहा है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो आपका सिलेबस है वो कवर हो गया और उसके बाद उसके एग्जाम की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो लगभग आपका 9 से 12 महीने का टाइम आपको यहाँ पे लगता है। तो इसीलिए अगर आप 20 से 21 साल के आसपास हो, तब आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हो, अगर 18 साल के, 19 साल के, 19 साल के हो आप, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी चालू मत करिए। अभी आप और भी सारी चीजें देख सकते हैं, क्या क्या आप आगे फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई कि आपको कब स्टार्ट करना है, जब आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप 2021 ईयर के आसपास हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे और क्वालिफिकेशन के साथ एक जो डाउट बहुत ज्यादा रहता है स्टूडेंट के मन में, वो भी मैं क्लियर करूंगी। तो क्वालिफिकेशन गाइज, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। अब आप किसी भी डिसिप्लिन से आते हो, आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट होना है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब आपका जो यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, तब वहां पे मेंशन भी होता है ग्रेजुएशन के जो मार्क्स वगैरह हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो पास्ट है वो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रूफ आपके पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो फाइनल ईयर है के स्टूडेंट्स है, जैसे फाइनल ईयर में हो आप, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में आप हो, मान लो नोटिफिकेशन आ रही होगी, तब आपको देखना है कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे इसका या नहीं करोगे। तो उसके लिए देखो, उसके लिए ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन। एक कंडीशन जरूर है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा, आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो। देखो, अगर आपका ये है कि चलो एक बार देख लेता हूं क्या जा रहा है, वो करना है तो अलग बात है। बट अगर आपको पेपर के इंटरव्यू तक पहुंचना है और इंटरव्यू तक आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन पास करी है। एंड ऑन और बिफोर एक डेट यहाँ पे दी गई होती है। अब ये डेट जो होती है ना गाइज, ये डेट आपकी होती है नोटिफिकेशन के समय वाली डेट, ठीक है। नोटिफिकेशन के अराउंड वाली डेट होती है यहाँ पे, और जब भी नोटिफिकेशन आता है उसी को यहाँ पे आपको मेंशन के, उसी के हिसाब से मेंशन होती है डेट यहाँ पे, ऑन और बिफोर सम डेट। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, और हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी इसको ये नहीं बता रही हूँ। बट ये आपको ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन के आसपास की डेट आपके पास, मंथ आपके पास यहाँ पे होता है, तो आप एलिजिबल रहते हो फॉर्म फिलिंग के लिए। बट अगर आप आखिर तक पहुंच जाते हो तो आपको प्रूफ देना पड़ता है कि उस डेट से पहले, याद रखिएगा ऐसा नहीं कि इंटरव्यू पे जा रहे हो और इंटरव्यू की डेट वाला, नहीं, ये इंटरव्यू वाली डेट नहीं होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उस एग्जाम के बाद की कोई भी डेट अगर है, ठीक है, सपोज मेरा यहाँ पे जून 20 को नोटिफिकेशन आ गया, जून 20 को नोटिफिकेशन आ गया, तो आप ये ध्यान में रखिए, बस इसको एक आइडिया बना के लेके चल सकते हो कि जून 20 को अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपका जो एज भी है वो भी, उसका भी ध्यान रखना है, और क्वालिफिकेशन है उसका भी ध्यान रखना है कि इस डेट के पहले आप ग्रेजुएट हो चुके होने चाहिए, ठीक है। आपको पासिंग आपका प्रूफ होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ओके, एग्जाम्पल था ये, तो ये चीज ध्यान रखिएगा गाइज। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ SBI PO की तैयारी कैसे करोगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, अभी आपके मन में बहुत डाउट आता है, बट एक स्ट्रक्चर बना के चलोगे तो आपके लिए सारी चीजें इजी रहेंगी एंड इट विल गिव यू क्लैरिटी ऑल्सो, रिमेंबर दैट, ठीक है। आपको सब कुछ एक दिन कवर नहीं करना है या सब कुछ एक महीने में कवर नहीं करना है, आपको चीजों को एक स्ट्रक्चर बनाना है एंड क्लियर माइंड से आपको एक एक करके तैयारी करनी है, जिसमें देखो प्रैक्टिकल डेली एंड वीकली टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा,
टाइम डेली और वीकली का मतलब है आप कॉलेज जा रहे हो। अब आप ये डिपेंड करता है कि कॉलेज आप वीकली जाते हो, डेली आपका कॉलेज है, या फिर कुछ दिन आप गैप ले लेते हो, दैट डिपेंड्स। बट मैं यहाँ पे ये एक कंसिडर करके चलूंगी कि आप डेली जा रहे हो, उस हिसाब से आपके पास कम समय है। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के एग्जाम की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई स्टार्टिंग से जब आपने माइंड में ठान लिया है कि मुझे इसकी भी तैयारी करनी है, तो आपको डे 1 से ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अ कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज रोड मैप आपको लेके चलना है। इस एग्जाम के अंदर आपका प्री होता है, मेंस होता है, और उसके बाद जीडी इंटरव्यू होता है। बीच में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, बट उसका इतना कुछ है नहीं, उसके मार्क्स वार्क्स नहीं जोड़ने वाले आपके। ठीक है, तो प्री और मेंस पहले आता है, फिर आपका इंटरव्यू आ गया। प्री और मेंस में आपको कंप्यूटर पे अपने जो तैयारी आपने की, क्वेश्चन आपने किए हैं वो सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा वो भी करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली हम प्री और मेंस की तैयारी पहले लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब आपको रोड मैप पूरा प्लान करना है प्री के लिए भी, क्योंकि प्री पहला फेज होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना है। जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करते हैं वो आगे मेंस के लिए बढ़ते हैं, और मेंस से जो क्वालिफाई करते हैं वो आगे जीटी इंटरव्यू के लिए बढ़ते हैं। मेंस आपका स्कोरिंग होता है, प्री आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बट रिमेंबर कि प्री को भी क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपने खाली ऐसे ही नॉर्मल पढ़ाई कर रखी है, या फिर आपको लग रहा है खाली सिलेबस कवर करके मेरा काम हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे अच्छे खासे टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पहले ही प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। तो ये डराने की बात नहीं है, इसका मतलब मैं आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ कि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि कहां तक पहुंचना है, एंड व्हाट शुड बी योर टारगेट। ओके, तो मेंस तक का आपको पूरा रोड मैप सजा के रखना है कि भाई मुझे ये पढ़ना होता है, इस चैप्टर को यहां तक लेके जाना है, और इस सब्जेक्ट को इतने डिफिकल्टी लेवल तक तैयार करना है। ओके, चलिए, तो ये आपका पार्ट हो गया। इसमें अब हम 1 बाय 1 समझते हैं कैसे ये करना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है ये देखते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट अभी जैसे कि मान लो आप स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक है, और आप तैयारी करना चाहते हो, और अभी कॉलेज भी चल रहा है आपका डेली, तो आप ट्राई करो कि डेली आप मतलब वीकली आप 5 दिन एटलीस्ट दे पाओ। ठीक है, 5 दिन, 6 दिन भी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 5 दिन मैंने एक एवरेज लेके चलाया है। ठीक है, तो 5 डेज दीजिए, एंड उसमें 5 डेज में आप 3 to 4 आवर डेली डेडिकेट करने का ट्राई करो। ठीक है, अगर इससे आप ज्यादा कर पा रहे हो देन अगेन अच्छी बात है ये, बट अगर आप कम से कम, मैंने यहाँ पे आपको कम से कम का रखा है कि चलो आप कम से कम कितना कर पाओगे, तो आप इतना यहाँ पे 3 to 4 आवर डेली देने का ट्राई करो। अब आप में से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो 2026 लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपका फरवरी चल रहा है और फरवरी खत्म भी होने वाला है गाइस। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल एंड मई आपके पास रहता है जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, और उसके बाद आपका एग्जाम का समय स्टार्ट हो जाता है। तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो, बट यस आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर वाले हो, मान लो कोई बच्चा, ठीक है, आपको लग रहा है कि चलो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं तैयारी करूं, तब आप यहाँ पे स्मूथली करिए, कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करिए, बट स्मूथली करिए, आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंट रहने से क्या मिलता है हमें सबसे पहले मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का काफी खेल होता है, तो स्पीड आपकी मेंटेन रहती है। सेकंड, आपकी हैबिट रहती है टू रीड द क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है थ्रू आउट टाइम। जब आप किसी सब्जेक्ट में या किसी चैप्टर में समय लगाते हो, तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डिंग आपकी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनती है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन या एडवांस क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी स्पीड मेंटेन रहती है, एक्यूरेसी बनती रहती है, और आप यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको, और लास्ट में आपको ये भी एक आपका एडवांटेज होता है कि लास्ट में आपको किसी भी चीज का प्रेशर फील नहीं होता है फिर। ठीक है, कि एग्जाम प्रेशर अब आ रहा है और मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये कवर करना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपका आता तो जीए भी है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, बट स्टार्टिंग में आपको क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में ही ये सब कुछ डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसमें करनी है। स्टार्टिंग से ही इनमें ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंस याद रखो, देखो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आज 6 घंटे पढ़ लियो, कल आपने पढ़ा ही नहीं, 2 दिन आपने फिर गैप ले लिया, एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिए बिल्कुल मोटिवेट होकर, और नेक्स्ट एक हफ्ता आपने पढ़ा ही नहीं क्योंकि थक गए, राइट। हम खुद से ही ओवरवेल्म हो गए कि इतना पढ़ लिया अब तो छोड़ दे। तो कंसिस्टेंसी विल बी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर ओनली टेकिंग 2 आवर्स और 1 आवर डेली, तो आप ये मतलब ट्राई करिए
कि जैसे अगर हफ्ते में 5 दिन आपने अपने आप को दिए हैं, तो उस 5 दिन में अगर मान लो एक दिन आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो उस एक दिन में ओनली रीडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, पर एक दिन पढ़ो जरूर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका वो जो साइकिल है वो ब्रेक नहीं होगा, गैप नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, इंटेंसिटी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि मुझे 12-12 10-10 घंटे पढ़ना है और नेक्स्ट डे पढ़ने ही नहीं है कुछ दिनों तक, ठीक है। तो ये नहीं करना। नेक्स्ट अब आता है कि क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। अब स्टडी प्लान को समझने के लिए और स्टडी प्लान को बनाने के लिए यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अभी अलग अलग फेज में होगा, तो थोड़ा सा आप इस प्लान को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। बट फर्स्ट वी विल डिस्कस कि क्या क्या चीजें कवर करनी पड़ती है, कैसे उस स्टडी प्लान में आपको क्या क्या इनपुट डालने होते हैं, ठीक है, क्या की एरियाज होंगे। तो बेसिकली आपको कवर करना होता है क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश इन अ वीक। तो हर एक वीक के अंदर आप ट्राई करें कि इन तीनों ही सब्जेक्ट का एक ऐसा साइकिल बना के चलो आप कि तीनों सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है कि प्रैक्टिस आपको करना है चैप्टर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। कोई भी चैप्टर अगर आप करो, बेसिकली मेनली मतलब रीजनिंग और क्वांट्स के लिए अगर हम बात करें, तो किसी भी चैप्टर को आप बेसिक से स्टार्ट करो और एडवांस तक लेके चलो। इंग्लिश भी आप ऐसे ही करो, जैसे आरसीज है, मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में आता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, इजी कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत करने से आप क्या करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स टू एडवांस होगा हर एक चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देते रहना होता है और रिवीजन करते रहना होता है। ये इनपुट है आपके बेसिकली जब आप स्टडी प्लान बनाओ तो उसमें ये आप डालो। रीडिंग हैबिट थोड़ा बनाते रखिए। आप कोशिश कर सकते हो कि हफ्ते में 2-3 दिन आप थोड़ा सा रीड करें, जैसे कि डेली कर सकते हो आप रीड 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। तो सिर्फ रीड करिए, कुछ भी रीड करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग हैबिट, रीडिंग स्पीड वो बढ़ती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता इफ यू डू इट डेली, ठीक है, विदाउट एनी टारगेट्स। फिर आपने क्या करना है, आफ्टर सम टाइम, जब आपकी तैयारी की शुरुआत में काफी टाइम हो चुका है, उसके कुछ टाइम बाद आपको करंट अफेयर भी स्टार्ट करने होते हैं। तो पहले से ही मत इसको इनपुट मतलब सीधे डालो, बट आपको कुछ टाइम बाद ये स्टार्ट करना होता है। करंट अफेयर्स डेली के या फिर वीकली या फिर मंथली आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, ओके। तो ये चीजें हैं। अब प्रॉपर स्टडी प्लान में जाते हैं कि पहले देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्योंकि मेरे पास एग्जाम है, एग्जाम में यहाँ पे हमारे पहले हम लर्न करते हैं चीजों को, अप्रोच समझते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझते हैं, डिफिकल्टी लेवल समझते हैं, बहुत चीजें समझते हैं ना। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं और इंप्रूव करते हैं स्पीड एंड मार्क्स। तो पहले आता है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वाला, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या करना है। तो आपने डे 1 से स्टार्ट करना है, तो ये डे 1 है। यहाँ पे आप इसमें ऑल्टरनेट कवर कर सकते हो। सपोज आपके पास मान लो मैंने जो बताया था कि 3 to 4 आवर्स आप डेली दीजिए, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स, उसमें आप 2 to 3 आवर्स क्वांट्स को दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप कुछ और कर सकते हैं, इंग्लिश कवर कर सकते हैं या फिर रीजनिंग कवर कर सकते हैं या फिर कुछ बची चीजें आपकी जो बैकलॉग में है या फिर जो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। तो 1 to 90 डेज आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, क्वांट्स कवर करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। एक चैप्टर जैसा आपने आज उठाया परसेंटेज, तो परसेंटेज आप इस तरीके से उठाओ कि आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पढ़ रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर हाई लेवल पढ़ रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो। ये साइकिल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी कवर करना है। यहाँ पे मैंने 1 to 60 डेज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रीजनिंग थोड़ा जल्दी कवर भी हो जाता है, हमारा सिलेबस भी थोड़ा कम होता है, चैप्टर्स बेसिकली कम होते हैं क्वांट्स के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए 1 to 90 डेज आप क्वांट्स पे ध्यान दो कि कितना कवर कर सकते हो आप। 1 to 60 डेज आप रीजनिंग पे ध्यान दो कितना कवर कर सकते हो डेली। मतलब जिस दिन भी आप ये कवर कर रहे हो तो 2 to 3 आवर्स डेली देने का ट्राई करो। इस 2 आवर्स के अंदर मतलब आप प्रैक्टिस एनालिसिस आप 2 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट समझोगे, अप्रोच सीखोगे। कोई वीडियोस देख रहे हो आप तो वीडियो देखिए एंड प्लस 1 आवर आप प्रैक्टिस का रखिए कि सपोज उस वीडियो से जो जो आपने सीखा है वहां पे अब आप प्रैक्टिस करोगे उन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा खुद से सिर्फ, ठीक है। फिर 1 to 60 डेज तक आप इंग्लिश को ट्राई करिए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश को ट्राई करिए, 1 to 2 आवर्स डेली दीजिए जिस दिन भी आप यहाँ पे कवर करें। अब ये आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो पूरा 8 आवर्स का प्लानिंग हो गई, नहीं, ये ऑल्टरनेट डे, जैसे आज मैंने क्वांट्स पढ़ा, नेक्स्ट डे मैं रीजनिंग पढ़ लूंगी, या फिर आज 2 दिन मैंने क्वांट्स पढ़ लिया, अब नेक्स्ट 2 दिन में रीजनिंग पढ़ लूंगी और 1 दिन में इंग्लिश पढ़ लूंगी। तो इस तरीके से आप 5 डेज अ वीक कवर कर सकते हो। 6 डेज दे रहे हो तो 1 दिन आप क्वांट्स ज्यादा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया।
आप संडेज रख सकते हो या वीकेंड जो आपका होगा कोई भी, उसमें आप ट्राई कर सकते हो कि रिवाइज कर लो कुछ भी। यहाँ पे जो आपने सपोज क्वांट्स का परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कुछ पूरे सारे चैप्टर वाइज एक टेस्ट दे दो, देखो कि उसमें कितनी चीजें आपको आ रही हैं। ठीक है, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कवर करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करना है। इस 1 to 60 डेज में आपके डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, 1 to 90 डेज में आपके डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे तक काफी हद तक आपका कुछ कुछ सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो अब आप थोड़ा सा शिफ्ट भी हो सकते हो टेस्ट वगैरह की तरफ, जहां पे आप टेस्ट देना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस आपको साथ के साथ करनी है। इंग्लिश के अंदर आप 1 to 2 आवर्स के अंदर रीडिंग भी साथ में रखिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस भी आप साथ में यहाँ पे रखिएगा। ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग को थोड़ा सा आप रीडिंग के हिसाब से ही लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि और कंपेरेटिव टू करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके 30 डेज मान लो तैयारी को स्टार्ट करे हुए हो गए, तो 30 डेज से लेकर टिल एग्जाम तक अब आपको थोड़ा सा सेक्शनल और मिनी मॉक टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ काफी चीजें आप सीख चुके होंगे यहाँ पे, तो आप मिनी मॉक कुछ छोटे छोटे टेस्ट दे दिया आपने, कुछ सेक्शनल टेस्ट दे दिया आपने, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट आप यहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको 30 डेज, अगेन 30 डेज से लेकर आपको टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप करंट अफेयर जनरल फाइनल अवेयरनेस आप यहाँ पे से स्टार्ट कर सकते हो अब। ठीक है, क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा टाइम हो चुका होता है, तो आप उस साइकिल में थोड़ा सा हैबिचुअल हो चुके होते हो, तो अब आप यहाँ से इसकी भी शुरुआत कर सकते हो। स्टार्टिंग में करोगे तो कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है, तो आप 30 डेज से स्टार्ट कर सकते हो इसकी तैयारी। ठीक है, एंड देन 30 मिनट्स दीजिए डेली अपने आप को, एंड यहाँ पे 30 मिनट्स, और कोई भी छोटा टेस्ट आप दे रहे हो तो डेली आप यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम अपने आप को दे सकते हो आफ्टर 30 to 40 डेज। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीजें आपकी कुछ टाइम तक साथ में चलती रहेंगी। उसके बाद आता है जब मेरा थोड़ा सिलेबस कवर होने के लाइन पे ही आ रहा होता है और एग्जाम पास आ रहा होता है उस हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगेन आपको ऑल्टरनेट डेज का ही ये प्लान है गाइस। यहाँ पे अब पहले आपने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करी है कुछ टाइम तक, 1 to 90 डेज क्वांट्स में ध्यान दिया है। अब वहां पे जब आप 1 to 90 डेज मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला कहा है, तो वहां पे आप ऐसे टारगेट बना के नहीं चलते हो कि इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए या फिर ऐसे सॉल्व होना चाहिए। आप सिर्फ ये सीखते हो ये सॉल्व कैसे होगा। अब आती है बारी कि उसमें स्पीड बनानी है, तो स्पीड बनाने के लिए उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपको आता भी है उसे बार बार सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उसे बार बार सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास सेक्शन और मिनी मॉक टेस्ट देते रहना पड़ता है आपको। ये अगेन एक दिन का ये है और दूसरे दिन का ये है, फिर अगले दिन नेक्स्ट ये है, फिर ये नेक्स्ट है, तो ऑल्टरनेट डेज प्लान है अगेन फॉर 3 to 4 आवर्स जो आप में से दे पा रहे हो डेली। अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हो तो ये टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक दिन आपको हाई लेवल और क्वांट्स एंड रीजनिंग में कवर करना है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो हाई लेवल मतलब आप चलो, हाई लेवल का मतलब ऐसा है कि अगर आप 1 to 2 आवर्स दे रहे हो तो 5-6 क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे आप। इवन आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे डिमोटिवेट नहीं होते, वो एक क्वेश्चन भी आपको काफी कुछ सिखाता है। जनरल अवेयरनेस आपको अब कवर करते रहना होता है, आप वीकली रिवाइज करते रहो। ठीक है, और यहाँ पे डेली रिवीजन करते रहो, 30 मिनट्स दीजिए अपने आप को। इंग्लिश का भी आप कवर करोगे तो इंग्लिश आप 1 आवर के लिए कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेंस के लिए, जहां पे आप रीजनिंग और क्वांट्स हो गया, टेस्ट आपने दे दिया, इंग्लिश में आपने प्री और मेंस दोनों टाइप के कवर कर लिए। नेक्स्ट आता है अब आपका प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं। ये कब होगा, जब आप यहाँ से थोड़ा सा सिलेबस से कवर कर चुके होंगे, 80% आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, तब आपने यहाँ पे भी आना है। ठीक है, अब आपने जैसे 90 डेज तक क्वांट्स में कुछ चैप्टर कवर हो चुके हैं, 60 डेज में काफी कुछ रीजनिंग में कवर हो चुका होगा, इंग्लिश में काफी कुछ कवर हो चुका होगा, तो आप यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। प्रीलिम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आप शुरू करिएगा। ठीक है, 3 in a week आप देना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में ही, मतलब जब आपका अभी सिलेबस कवर करने के कुछ टाइम बाद आप 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 2 आवर्स आपको लगेंगे। मॉक टेस्ट प्री का जो है वो 1 घंटे का होता तो है 1 आवर वाला, बट उसको एनालाइज भी करना है गाइस। ठीक है, तो एनालाइज करने में आप एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लगाइएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना है फॉर प्रीलिम्स लेवल। क्वांट्स एंड रीजनिंग का टॉपिक वाइज रिवीजन आपका हो जाएगा, टॉपिक वाइज इंग्लिश का यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 और 2 आवर्स लेकर टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहना। जैसे कि परसेंटेज के कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने लगा लिए, तो जब भी आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो टाइमर के साथ आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, ये भी टाइमर लगा के करना है कि इतने में मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल अवेयरनेस आपका, अगेन वो 30 मिनट्स आप डेली दीजिएगा इसको। सेक्शन और मिनी मॉक टेस्ट कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐसा, इसमें आप इंग्लिश भी दे सकते हो, क्वांट्स भी दे सकते हो, रीजनिंग भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डेली प्लान हो गया। अब इसके बाद आता है कि हम कहते हैं हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट देते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। कैसे होगा और क्या होगा ये हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिफाइनमेंट, मतलब आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला मेरा मिस हो रहा है, ये इसके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स मेरे थोड़ा मिस हो रहे हैं, तो वापस जाइए उसको रिवाइज करिए। आप सेक्शनल प्रैक्टिस आप करते रहो एंड अगेन आपको वो टॉपिक रिवाइज करते रहने पड़ेंगे जो आपके वीक है, ठीक है। और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे बताया। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो और एनालाइज करते रहना है कि 1 और 2 आवर्स आप एनालिसिस के लिए दोगे। एनालिसिस के अंदर आप यहाँ पे क्या देखते हो, ये देखिए। आप देखते हो कि आप गलत क्यों है, कोई क्वेश्चन आप गलत करोगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने स्किप किए, छोड़ दिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने सॉल्व किए और सही किए। तो आपने गलत क्यों किए वो आपको समझना है, क्या गलती क्या थी, क्या कोई कॉन्सेप्ट इशू था, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही गलत पता था, ठीक है। स्पीड का इशू है या फिर आप स्पीड नहीं निकाल पा रहे हो, और या फिर आपकी कोई सिली मिस्टेक्स है, या आपने क्वेश्चन रीड गलत किया है, इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े, कैलकुलेशन गलत कर दी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड यही इंप्रूवमेंट आपको नेक्स्ट के लिए लेके आनी है। थ्रू द मॉक टेस्ट आप ये भी समझोगे यहाँ पे कि आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, और आपके मॉडरेट एरियाज कौन से हैं, ये आपको समझना है। अब वीक एरियाज याद रखिएगा जहां पे आप क्वेश्चंस बार बार गलत कर रहे हो, आपको टाइम भी बहुत लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स भी समझ थोड़ा सा लैक ऑफ पॉइंट्स आपको लग रहा है, तो ये आपके वीक एरियाज हो गए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरिया जहां पे एक्यूरेसी आपकी काफी अच्छी है और आप जल्दी भी उन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो, ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हो गए। तो पेपर के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक को आपको मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग पे लेके आना है, ठीक है। और अगर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल ये चीजें करनी पड़ेगी, ओके। तो ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है थ्रू द मॉक टेस्ट। तो ये इसी के लिए तो आप इनको कर रहे हो। मॉक टेस्ट का मतलब यही है बार बार परफॉर्मेंस टेस्ट करना, ना कि वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्ट करना आपका मॉक टेस्ट का काम होगा। अब यहाँ पे आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, जैसे कि अब आपको डेली के ज्यादा टाइम नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को आज ही पढ़ना और कल नहीं पढ़ना, ये नहीं करना। आपको डेली पढ़ना है, बट आपको कम समय आप दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन आप वो चीज जरूर कवर करिएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे एग्जाम का प्रेशर स्टार्टिंग से लेके मत चलो, पहले से ही मत लेके चलो कि रिजल्ट क्या होगा। अभी मैं अगर डे 1 पे 0 पे हूं तो रिजल्ट मेरा खराब भी हो सकता है, ये सोच के आप मत चलिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से सब कुछ समझा चुकी होगी, आपकी जर्नी कैसी रहेगी, कैसे आप सब कुछ प्रिपेयर करोगे एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर टाइम, ठीक है। अगर आपको सिलेबस समझना है तो सिलेबस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, मैंने आपके लिए बनाई हुई है, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर, और इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप सोच रहे हो कि कहां से प्रिपरेशन करेंगे, तो ये बैंकिंग महापैक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। सारे ही डिलीवरेबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट यहाँ पे से कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो लेट मी शो यू आपको कैसे यहाँ पे विजिबल होता है। तो कोर्सेज पे आपको जाना है, यहाँ पे कोर्सेज पे आप जाओगे, बैंकिंग कोर्सेज आपको चूज करना है एंड इस तरीके से आपको ये कोर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब अगर आप एसबीआई के साथ साथ आरबीआई एग्जाम के भी लिए टारगेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये कॉम्बो कोर्स है, ये कॉम्बो कोर्स आपको हेल्प करेगा आरबीआई फेज 1 फेज 2 के लिए एंड साथ ही आपके बैंकिंग महापैक में जो भी चीजें थी वो यहाँ पे आपका इंक्लूड हो रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे से आप इसमें डिटेल समझ सकते हो और आपका भी यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये डिस्काउंट चेंज होता रहता है, तो आप देख लीजिएगा। Okay, so thank you so much guys and I hope this video is going to help you to manage your time with your college studies.